हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज क्लास फर्स्ट है वेस्टर्न आर्ट की। प्री हिस्टोरिक एज से क्लासेस स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि प्रागैतिहासिक काल कैसे डेवलप्ड हुआ, कैसे शुरुआत हुई थी, सबसे पहले कहाँ पे दुनिया में शुरू हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले यूरोप की कला, जिसे पश्चिम की कला के नाम से जाना जाता है, इवन इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न आर्ट। फ्रांस, स्पेन, जर्मन, इटली और अमेरिका में फ्लोरिश्ड हुआ। 4 हिमयुग थे। चौथे हिमयुग में जीवों की शुरुआत पृथ्वी पर हुई थी। भूमध्य रेखा, जब पृथ्वी की किरणें सीधे पड़ती हैं, सर्वप्रथम जीवन की शुरुआत अफ्रीका से होती है। जो ह्यूमन बीइंग्स डेवलपमेंट हुआ है, पहली बार अफ्रीका से हुई है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ी थीं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। देन स्टार्ट होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद शुरू हो जाता है प्राचीन विश्व गुफाओं से शहरों तक। लाइक आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। मैंने पहले एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया है जिससे आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा कंफ्यूजन ना होना पड़े। लाइक जब प्रागैतिहासिक कला का जब एंड होता है तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे थर्ड लेसन मिस्र की कला, फोर्थ लेसन होगा एजियन की कला, फिफ्थ लेसन यूनान व रोम की कला, इट्रस्कन की कला। देन जब प्रागैतिहासिक काल एंड होता है तो विश्व की जो गुफाओं से शहरों तक की कला थी, यहाँ तक की थी। क्लियर। उसके बाद मिडल एज शुरू हो जाता है, मध्य युगीन कला, अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट जिसे बोलते हैं प्रारंभिक ईसाई कला, बेंजेंटाइन, रोमनस्क और गॉथिक कला। उसके बाद पुनरुत्थान कला शुरू होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिनेसेंस आर्ट। पुनरुत्थान कला, इसके 4 डिमेंशन थे, लाइक अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा और पोस्ट रिनेसा के बारे में डिटेल में क्लासेस होगी। उसके बाद बरूक कला, देन रोकोको शुरू हो जाएगा। जब यहाँ तक की आर्ट कंप्लीट हो जाएगी 18th सेंचुरी की, फिर 19th सेंचुरी में शुरू होता है आधुनिक कला जिसे बोलते हैं मॉडर्न आर्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट में आ जाता है जब 1648 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 19th सेंचुरी में 1850 का टाइम ड्यूरेशन था। 4 कला आर्ट मूवमेंट निकल के आई थी, उसमें थे नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जितने भी आर्ट मूवमेंट है सबको डिटेल में 1 बाय 1 चैप्टर के साथ एक्सप्लेन करूंगी। आज की क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ पश्चिम की प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। डिफिनीशन है प्रागैतिहासिक चित्रकला का, वह काल जिसकी कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ प्रमाणों व साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, प्री हिस्टोरिक एज कही जाती है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का इतिहास। यूरोपीय कला के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन था 35,000 टू 18,000 बीसी। इंग्लिश में बोलते हैं पैलेलिथिक एज। मध्य पाषाण काल जिसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज, 18,000 से 7,000 तक टाइम ड्यूरेशन चला था मेसोलिथिक एज का। नव पाषाण काल 7,000 से लेकर 2,000 या 3,000 के टाइम ड्यूरेशन में डेवलपमेंट हुआ है नव पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगी। देन स्टार्ट हो जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल ने मनुष्य ने क्रमशः ताम्र, कांस्य और लौह, पूछा जाता है ना ताम्र, कांस्य और लौह का। जैसे इंडिया में बात किया जाए तो कांसे का डेवलपमेंट किसके टाइम में हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और तांबे का प्री हिस्टोरिक टाइम में, और लोहे का वैदिक एज में। वैसे ही यहाँ पे नव पाषाण काल में क्रमशः ताम्र, कांस्य और लौह पाषाण का पता लगाया। इसी आधार पर इस काल को 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? ताम्र पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल और लौह पाषाण काल। देखिए, हिमयुग को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, 4 भागों में बांटा गया था।
चतुर्थ या अंतिम हिमयुग के अंतिम चरण में लगभग 50,000 ईसा पूर्व में मानव की उत्पत्ति होती है। मानव की उत्पत्ति कब होती है? 50,000 वर्ष ईसा पूर्व में। इस युग के मानव का जीवन आखेट के चारों तरफ ही परिक्रमा करता था। जब मानव थे, जीवन आखेट के चारों तरफ ही परिक्रमा करते थे। इस आखेट संस्कृति की लगभग 30,000 वर्ष ईसा पूर्व में विकास होता है। यहाँ इस कला का चरम विकास दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन में लगभग 12,000 वर्ष ईसा पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा स्पेन में संपूर्ण होता है, जिस एरिया को बोलते हैं फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की कला को क्या कहा जाता है? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। देन स्टार्ट होता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के 4 पार्ट्स थे। 4 पार्ट्स, कितने पार्ट्स थे? 4। एरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सैल्यूट्रियन और मैगडेलेनियन युग। इन 4 पार्ट्स को हेनरी ब्रुइल ने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए। 2 पार्ट्स में मतलब 2 पार्ट में कंबाइंड कर दिए थे, 4 को 2 में कर दिए। इन्होंने एरिग्नेशियन और पेरिगार्डियन युग एक में किया और दूसरे में सैल्यूट्रियन और मैगडेलेनियन युग। सैल्यूट्रियन युग में कोई पेंटिंग्स नहीं मिली है, सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिली है मैगडेलेनियन युग में। मैगडेलेनियन युग का टाइम है 20,000 से 10,000 तक का और एरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग का टाइम 35,000 से 20,000 तक का है। ठीक है। आदि मानव के औजार, टूल्स जो होते थे, औजार उपकरण ही उसकी औद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल रहा था। स्टुअर्ट पिगार्ड की बहुत फेमस पेंटिंग है, इवन एज ए टेस्ट जेआरएफ एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। 2017 जब दिसंबर 2017 का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो एज ए टेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी पुस्तक है? स्टुअर्ट पिगार्ड की। टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना है आपको, 1950 का टाइम ड्यूरेशन था। इन्होंने यह पुस्तक उपकरणों औजारों के आधार पर ही शुरू से लेकर आरंभ तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा है। नेक्स्ट है डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। इन्होंने साक्षरता ही प्रागैतिहासिक एवं इतिहास के मध्य विभाजिक रेखा है, इन्होंने कहा। सो फाइनली डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं फ्रांस तथा स्पेन की कला के बारे में। फ्रांस तथा स्पेन की कला के बारे में, देन केव्स, गुफाओं के बारे में। फ्रांस तथा स्पेन की प्रागैतिहासिक कला को रॉक आर्ट के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली रॉक आर्ट क्या होता है? इंग्लिश में रॉक आर्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जैसे चट्टानों पर पेंटिंग करना, दैट इज कॉल्ड एट रॉक आर्ट। 19वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में स्थित प्रागैतिहासिक गुफाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्थानों पर प्राप्त गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर भी पेंटिंग्स मिली हैं। उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के उस एरिया को कहते हैं फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये यूरोप के उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस का जो एरिया लोकेशन है उसे बोलते हैं फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। अब देखते हैं स्पेन की कला के बारे में। अब जितने भी केव्स में डिस्क्राइब करूंगी स्पेन की कला, देन स्पेन की कला के बाद शुरू हो जाएगा फ्रांस की कला। स्पेन की कला अल्तामिरा केव विश्व की सबसे प्रथम प्रागैतिहासिक केव में से एक मानी जाती है। मध्य पाषाण काल, मिडल एज, मेसोलिथिक एज का है। जिस तरह से भीमबेटका गुफा मध्य पाषाण काल का कहा जाता है, विश्वाकर्कर ने खोज किए थे, मध्य प्रदेश का है, उस तरह से अल्तामिरा इंडिया ये फॉरेन में अल्तामिरा सबसे विश्व का प्रागैतिहासिक क्षेत्र मध्य पाषाण काल का माना जाता है। टाइम ड्यूरेशन है 12,000 BC। इसकी खोज की थी एक 12 ईयर छोटी सी बेबी, एक लड़की थी, उनका नाम था मारिया सांतुओला। मारिया सांतुओला ने कब खोज की? 1879 में खोज की है मारिया सांतुओला अल्तामिरा केव की। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज का ये केव कहा जाता है। 300 गज में फैला हुआ है। विस्तार चूना पत्थर लाइमस्टोन से बनाया गया है। मारिया सांतोला ने रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल कहा है। मारिया सांतोला ने अल्तामिरा केव को रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल कहा है। ठीक है, जैसे बुल ऑफ द ग्रेट हॉल फेमस रहा था, लस्को की गुफा को कहा जाता है, उसी तरह से रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल अल्तामिरा की केव को कहा जाता है।
अल्तामिरा केव में टोटल 150 पेंटिंग मिली है, जिनमें से 25 पेंटिंग कलरफुल है। बहुरंगी चित्र बने हुए हैं 25। अब पेंटिंग मिली कितनी है? 150 पेंटिंग मिली है। रेड कलर, गेरू, बादामी तथा काले रंग में प्रायः बाइसन को चित्रित किया गया है। पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि अल्तामिरा की केव में सबसे ज्यादा किसकी आकृतियां मिली हैं? सबसे ज्यादा मिली है महिष, चार्जिंग बाइसन की। ठीक है। पशु आकृतियां 46 फीट तक बनी हैं। पशु आकृतियां कितनी बनी है? 4 to 6 फीट तक बनी है, 4 to 6 फीट तक। इसकी दीवार पर फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी, जैसे फीते के समान इस तरह टेढ़ी मेढ़ी रेखांकन ड्राइंग की गई है। मैगडेलेनियन युग की पेंटिंग कही जाती है। क्यों मैगडेलेनियन युग की पेंटिंग कही जाती है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स मिली है, हेनरी ब्रुएल ने 2 पार्ट्स में जो डिवाइडेड किए थे सैल्यूट्रियन और मैगडेलेनियन युग का, तो सबसे ज्यादा पेंटिंग्स यहीं पर मिलती हैं अल्तामिरा के केव्स में। और कौन सी पेंटिंग मिलती हैं? वो 25 कलरफुल जो पेंटिंग है वो मैगडेलेनियन युग की हैं। 150 पेंटिंग्स यहाँ पे मिली हैं। 150 पेंटिंग, 150 पेंटिंग्स मिली हैं, जिनमें से 25 कलरफुल पेंटिंग है और वो मैगडेलेनियन युग का है। प्रमुख रंग जो है लाल कलर है। लाल कलर दैट मीन्स रेड कलर, इंडियन रेड। इंडियन रेड जो होता है वो अपने में ही गेरू कलर हो जाता है। प्रागैतिहासिक कला में गेरू रंग का यूज किया गया है, तो यहाँ पे इंडियन रेड कलर का यूज किया गया है। यहाँ का प्रमुख चित्र है घायल, वृषभ, महिष, चार्जिंग बाइसन, बहुत फेमस है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है चार्जिंग बाइसन। ठीक है। पूछा जाता है कि चार्जिंग बाइसन की पेंटिंग कहाँ से मिली है? अल्तामिरा केव से मिली है। यहाँ से हाथ के छापा विधि के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। और हाथ के छापा के लिए गारगास का गुफा बहुत फेमस है। गारगास की गुफा में सर्वप्रथम हाथ के छापों का चित्र अंकित किया गया था। इवन यहाँ पर भी हाथ के छापांकन विधि की पेंटिंग्स मिली है। अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। अल्तामिरा को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल। ऑल्दो सिस्टाइन चैपल बहुत फेमस है रिनेसेंस आर्ट में। लियोनार्डो दा विंसी ने जिसपे 300 फिगर्स कैप्चर किए थे सीलिंग्स पे, वो है सिस्टाइन चैपल। और प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है अल्तामिरा केव को। सांबर हिरनी का पेंटिंग यहाँ पर बनाया गया है। गुफा की छत 6 से 7 फीट ऊंची है। 6 से 7 फीट मतलब एज्यूम कीजिए कितनी छोटी होगी। लाइक इस पेंटिंग को देखने के लिए, अल्तामिरा केव की जो पेंटिंग्स है उन्हें देखने के लिए क्या करना होता है? लेट के देखना पड़ता है। इसीलिए तो छोटी बेबी 12 ईयर ओल्ड जो मारिया सांतोला थी, उन्होंने पहली बार अल्तामिरा का खोज किया, क्योंकि जब वो एंटर की होंगी उन्होंने ऊपर देखा होगा तो उनको पेंटिंग दिखी होगी, लेकिन हम लोगों को नहीं दिख सकती क्योंकि हम लोग उस पर ये छत है, तो ये बस छत जितना ह्यूमन बीइंग का साइज है उतना तो छत ही हो जा रहा है। तो उस पेंटिंग को देखने के लिए क्या करना होता है? लेट कर देखना पड़ता है। शुरुआत के चित्र प्राचीन नहीं माने जाते थे, लेकिन बाद में 1902 के टाइम ड्यूरेशन के चित्र प्रमाणित किए गए हैं। सो कोआला नाथ गुफा का टाइम ड्यूरेशन था 1903। इस गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 6 गज भीतर 2 गैलरी है। 6 गज भीतर क्या है? 2 गैलरी है, जिसमें एक में कुछ चित्र प्राप्त हैं। वाहिनी विथिका से हिरणों के समूहों का अंकन तथा चित्र, सभी चित्र जो है रेड कलर के हैं। जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो इंडियन रेड कलर में है। इंडियन रेड कलर दैट मीन्स गेरू रंग में है। ठीक है। प्रागैतिहासिक टाइम में ज्यादा जो पेंटिंग्स बनी है वो गेरू रंग का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए पिंडाल केव। इसका टाइम ड्यूरेशन था 1903। पिंडाल की गुफा बहुत फेमस है। पिंडाल का गुफा, यहाँ से अक्सर ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर के मध्य में पान के पत्तों की आकृति वाली पेंटिंग्स कहाँ से मिली है? वो पिंडाल के केव से मिली है। इसका टाइम था 1903। यह गुफा लगभग 400 गज में लंबी है। 400 गज लंबी है, जिसमें लगभग द्वार से 120 गज भीतर चित्रों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख चित्र जो है, चित्र रहेगा यहाँ पे, प्रमुख चित्र में एक हाथी का चित्र प्राप्त है, जिसके शरीर पर, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, शरीर के मध्य में पान की आकृतियों का, पान के आकार का जो चित्र बना है। पिंडाल की गुफा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इवन एज इट इज पेंटिंग एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके शरीर के मध्य में पान के पत्ते के आकार का चित्र बनाया है, जो हृदय गति का संकेत कराता है। ये पेंटिंग्स क्या कराता है? हृदय गति का संकेत कराता है। इसके अतिरिक्त मछली का चित्र तथा कुछ विशाल आकृतियां भी
प्राप्त हैं। नेक्स्ट केव है लास कैसारेस केव। लास कैसारेस केव यहाँ विकसित पैरागार्डियन शैली का, ये जो गुफा है वो विकसित पैरागार्डियन शैली का चित्र प्राप्त रहा है। यहाँ पर लास कैसारेस में एक भेड़िया, 5 अश्व, एक जंगली वृषभ, 9 हिरण, 2 सिंह, एक गैंडे की आकृति बनी हुई मिली है। ला पिलेटा केव। ला पिलेटा केव बहुत फेमस है। 1911 इसका टाइम ड्यूरेशन है। दक्षिणी स्पेन के मलांगा में स्थित है। मलांगा स्पेन में ला पिलेटा केव स्थित है। इसका खास बात यह है कि उंगलियों से यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न्स, डिजाइन्स वगैरह को कैप्चर किया गया है। ठीक है, जो फ्लोरल पैटर्न डिजाइन होती है पुष्प अलंकारिका, ला पिलेटा में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट केव है सैंतियन केव। सैंतियन केव भी बहुत फेमस केव था, स्पेन का, 1903 ईस्वी का है। जितनी भी अभी गुफाएं पढ़ रहे हैं आप, सारे स्पेन के थे। ये स्पेन की लास्ट केव है। इसमें लाल रंग, मानवीय भुजा तथा हाथ के छाप प्राप्त हुए हैं सैंतियान केव में। सो फाइनली स्पेन के केव्स इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं डिस्कशन करने वाली हूँ दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं में लस्को की गुफा, अभी हमने जितना डिस्कस किया था आपके साथ वो सारे केव थे स्पेन के। अब यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रांस की गुफाएं। लस्को की गुफा, यहाँ के चित्र फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र में उपलब्ध हैं। सबसे सुरक्षित दशा में भी यहीं की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। इस गुफा की खोज हेनरी ब्रोइल ने की है। कब की है, टाइम भी याद रखना है आपको, 1940 ईस्वी में। चूना पत्थर से चट्टानों से निर्मित लस्को गुफाएं कहाँ पर है, तो मैंतिग्नांग गांव में नदी, वेजर नदी याद रखना है कि वेजर नदी के घाटी में स्थित है। गुफा में प्रवेश करते 33 घोड़े, 11 गज की एक चित्र वीथिका भी प्राप्त है, जिसकी दीवारों पर अनेक पशुओं के चित्र अंकित किए गए हैं। गुफा पर एक अन्य विशाल चित्र वीथिका है, वृषभ वाला कक्ष, जिसे बोलते हैं द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स। द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स कहा जाता है। यहाँ की अन्य फेमस पेंटिंग है घायल बाइसन। घायल बाइसन प्रमुख चित्र है। यहाँ से एक गाय का भी चित्र प्राप्त हुआ है जो काले व लाल रंग में बनाया गया है। घायल बाइसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। इवन एक गाय का चित्र है, ये भी बहुत फेमस रहा है, जो ब्लैक एंड रेड कलर से अंकित है। इसके अतिरिक्त 2 वृषभों के बीच में एक छोटा हिरण, यूनिकॉर्न हिरण तैयार हुआ है। हिरण वाले चित्र में हिरण की गर्दन चित्रित है, शेष शरीर पानी में डूबा हुआ है। बहुत फेमस पेंटिंग है हिरण वाली पेंटिंग। तैरते हुए हिरण यहाँ के फेमस हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकतर पेंटिंग मिले हैं, अधिकांश चित्र जो हैं वो काले रंग से, एक्चुअली यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अधिकांश चित्र जो है वो काले रंग से चित्रित की गई हैं और उसमें लाल तथा बादामी और पीले रंग भरे गए हैं। लाइक पेंटिंग्स जो बनाई गई है वो ब्लैक कलर से बनाई गई है, आउटलाइनिंग ब्लैक हुआ है प्रॉपर, और उसकी बॉडी में रेड, ऑरेंज और लाइक बादामी कलर, येलो इस कलर के टोन में पेंटिंग्स में कलर अप्लाई किया गया है। लस्को गुफा का जो लगभग पेंटिंग्स मिला है वो 2000 चित्र मिला है। लगभग कितनी पेंटिंग्स मिली हैं, 2000 पेंटिंग्स मिली हैं। नेक्स्ट है नियो गुफा। नियो गुफा भी बहुत फेमस रही थी। उत्तरी यहाँ की है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की है नियो गुफा फ्रांस के नदी पूछी जाती है, पेरोजीन नदी घाटी में स्थित है। यह विशाल गुफा प्रागैतिहासिक चित्रकला को सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है नियो गुफा। 1966 ईस्वी में 1966 में यहाँ के चित्रों का पता चला था। इस गुफा के अंत में सुंदर झील भी स्थित है। इसे पार करने के पश्चात रेत से भरा हुआ एक प्रथम कक्ष भी प्राप्त है। इसी कक्ष के समीप एक द्वितीय कक्ष भी प्राप्त है। इसी कक्ष के कई सर्वश्रेष्ठ चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें नोयर कक्ष और नोयर सैलून इसे कहा जाता है। इसी कक्ष से एक महिष, अश्व, बकरा आदि का पेंटिंग मिला हुआ है। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख पेंटिंग रहा था वो महिष का समूह जो भाला से विधा हुआ है, सबसे फेमस पेंटिंग रही थी।
यहाँ से एक न्यू टेक्निक में एक नई टेक्निक प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत मिट्टी के उत्कीर्ण उत्कीर्ण लाइक मिट्टी के इंग्रेविंग है उत्कीर्ण मिट्टी के उत्कीर्ण चित्र बनाए गए हैं। यह विधि सामान्यतः गुफा के फर्श पर प्रयुक्त होती है। इस विधि में बने चित्र सर्वप्रमुख महिष व मछली प्रमुख है। नियाओ गुफा चित्रों की सीमा रेखाएं जो होती थी वो काले रंग से अंकित की जाती थी। ट्राइफेयर्स गुफा बहुत फेमस गुफा रही थी फ्रांस की। ट्राइफेयर्स गुफा फ्रांस में स्थित है। इस गुफा की खोज हेनरी बागवे तथा उनके 3 पुत्र ने किए थे। इसी कारण इस गुफा का नाम 3 भाइयों का गुफा या ट्राइफेयर्स गुफा नाम रखा गया। इस गुफा के भीतर 3 कक्ष हैं जो पवित्र भूमि सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चित्र है ऋषि मानव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ऋषि मुनि की जो पेंटिंग मिली है। ऋषि मुनि के चित्र को ओझा के नाम से भी चित्रित किया गया था। ओझा के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे फेमस पेंटिंग थी ऋषि मुनि की पेंटिंग। लगभग 13 फीट ऊंचाई पर अंकित एक ऐसा प्रतीत होता है कि ओझा समस्त गुफा पर दृष्टिपात कर रहे हैं। उनके हाथ में बांसुरी तथा वाद्य यंत्र भी है। यहाँ के एक अन्य चित्र है हिरण की बहुत सुंदर लंबी दाढ़ी तथा बड़ी आंखों में बनाया गया है हिरण को। नेक्स्ट केव है फॉन द गाम गुफा। फॉन द गाम गुफा, यह गुफा फ्रांस में स्थित है। यह गुफा ब्यून नदी घाटी में स्थित है। 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रोइल ने एल कैपिटल डी पिरानी ने इस गुफा की खोज किए थे। बहुत फेमस गुफा है। 1901 में खोज हुई थी। हेनरी ब्रोइल, एल कैपिटल और डी पिरानी ने खोज किए। प्रवेश द्वार से लगभग 210 फीट भीतर जाकर चित्र प्राप्त होना प्रारंभ होते हैं। लगभग 200 पेंटिंग्स मिली है। महिष आकृतियों से बहुत बहुरंगी भद्रिका यहाँ की विशिष्ट कृति है जिस पर परवर्ती युग के छोटे छोटे हाथी अंकित हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से बादामी, काला तथा लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इस भद्रिका की ऊंचाई लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 23 से 26 फीट है। इस गुफा के अन्य चित्रों में दो छोटे से मृग जिसे हिरण कहते हैं, 2 छोटे मृग एक दूसरे को देखते हुए बहुरंगी बायसन भेड़िया तथा 12 सिंहा बिल्ली जाति का एक पशु अशोक को भी देखते हुए अंकित किया गया है। नेक्स्ट केव है ला कैम्बरेली केव। ला कैम्बरेली गुफा, यह गुफाएं फ्रांस में स्थित है। फान द गाम गुफा से कुछ दूर पर स्थित है। ला इंजीजी नामक स्थान पर चूना पत्थर से चट्टानों से निर्माण किया गया है। यह गुफा पहाड़ियों के भीतर 250 गज मीटर लंबी है। यह नैमथ हाथी के चित्र सर्वाधिक उत्तम प्रकार के बने हैं। यहाँ पर जो नैमथ हाथी का चित्र है वो सबसे सर्वाधिक उत्तम चित्र माना जाता है। इस गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रोइल, एल कैपिटल और डी पिरानी ने किए। यहाँ की जो पेंटिंग है वो एक अच्छी अवस्था में प्राप्त है जिनकी संख्या लगभग 300 है। पेंटिंग्स 300 है। अश्व की प्रजातियों का अंकन किया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य क्षेत्रों में बाइसन, बारहसिंहा, पशुओं के शेर व लोमड़ी, पशुओं के इवन शेर, लोमड़ी आदि मानव आकृतियों के भी पेंटिंग्स मिले हैं। नेक्स्ट है फ्रांस की कुछ अन्य गुफाएं कौन कौन सी हैं? ला बॉम लैथ्रोन गुफा, यह गुफा गार्ड नदी के किनारे नयम्स स्थान में 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गुफा की खोज 1940 ईस्वी में की गई थी। सैबोद गुफा, इस गुफा का पता 1878 ईस्वी में लगाया गया था। नाइम्स नदी के किनारे स्थित है। 1928 ईस्वी में चित्रों की खोज हेनरी ब्रोइल ने की थी। ला पोटर्स गुफा, यह गुफा में
नियाओ गुफा से कुछ दूरी पर यह गुफा स्थित है। कौन सी गुफा? ला पीटर्स गुफा नियाओ केव से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह गुफा का पता और कब चला था? 1908 ईस्वी में। इस गुफा का पता चला था 1908 ईस्वी में। यहाँ पर गुफा का पता 1908 ईस्वी में चला है। यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें काले रंग में चित्र बने हैं, लाइक बाइसन, उल्लू, ठीक है, काला टट्टू प्रमुख चित्र प्राप्त हैं। सभी चित्र 185 फीट लंबी गैलरी में बने हुए हैं। पेयर और नॉन पेयर गुफा बहुत इंपॉर्टेंट केव है। पेयर और नॉन पेयर गुफा डॉर्डन नदी दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में पीछे मुड़कर देखता अश्व तथा रिज के सिर भी प्राप्त प्रमुख पेंटिंग मिली है। गारगास की गुफा बहुत फेमस केव है। बेसिकली गारगास की गुफा फेमस क्यों रही थी? ये छापांकन के लिए 1881 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। उत्खनन प्राप्त हुआ। यह यहाँ पर प्रमुख रूप से हाथ के छापे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में फैली सभी गुफाओं में सबसे सर्वाधिक हाथ के छापों की आकृतियां इसी गुफा से प्राप्त होती हैं और ये छापे जो होते थे रंगीन कलरफुल पेंटिंग्स होती थी। सो फाइनली स्पेन की केव्स और फ्रांस की केव्स कंप्लीट हो गई। अब मैं डिस्कशन करने वाली हूँ इटली की गुफाएं के बारे में। इटली की गुफाएं कौन सी हैं? इटली की गुफा फर्स्ट गुफा है लिवोंजो गुफा। लिवोंजो गुफा पूछी जाएगी कि कहाँ पर है, तो ये इटली की गुफा है। 1950 ईस्वी में लिवोंजो द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप सिसिली नदी के किनारे कुछ दूर पर है। यहाँ कुछ विशिष्ट नर पशु आकृतियां अंकित हैं। यहाँ की सबसे सुंदर आकृति एक जंगली गधे की है। सबसे सुंदर आकृति किसकी है? एक जंगली गधे की। रोमानेली केव पूछा जाता है, रोमानेली केव कहाँ की है? इटली की है। इस गुफा में फ्रैंको कैटाब्रियन शैली से संबंधित बहुत चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें अलंकृत नारी आकृतियां, ज्यामिति, अभिप्राय तथा जंगली सुअर की आकृतियां प्रमुख है। इटली की अन्य गुफाओं में एतदौरा तथा निसौनी प्रमुख रही थी। नेक्स्ट है लॉजल गुफा। लॉजल गुफा है इटली में। 1911 का टाइम ड्यूरेशन है। लॉजल गुफा फ्रांस में स्थित है। इस गुफा में एक सुंदर नारी आकृति बनी हुई है। एक सुंदर नागरी आकृति के लिए ये केव फेमस रहा है, जिसे लॉजल की वीनस के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है ना लॉजल की वीनस कहाँ से मिली है, तो लॉजल गुफा से मिली है। लॉजल गुफा कहाँ है? इटली में है। 1911 में इसकी खोज हुई है। इसके हाथ में महिष का सिंह है और यह चित्र इस गुफा का सबसे सर्वाधिक एवं प्रसिद्ध चित्र। ये पेंटिंग तो भूलना ही नहीं है आपको। लॉजल की वीनस लॉजल के केव से मिली है। एबू गुफा। एबू गुफा बहुत फेमस केव है। एबू गुफा इटली की। इस गुफा का पता 1946 ईस्वी में लगा। इस गुफा के प्रवेश द्वार के निकट लाल रंग के हाथ के छापों के निशान हैं। यहाँ के चित्रों की सर्वाधिक विशेषता है कि प्रत्येक पशु आकृतियों में 2 पैर बनाए गए हैं। केवल 2 पैर ही बनाए गए हैं। वर्ष पाषाण कालीन मूर्तिकला। मूर्तिकला के बारे में देखिए, पाषाण कालीन मूर्तिकला कौन सी फेमस है? ये जितनी भी स्क्रीन पे मूर्तियां दिख रही हैं इवन जेआरएफ एग्जाम में भी पूछी गई हैं। देख लीजिए कौन कौन सी। ये वाली पूछी गई है। ये भी हड्डियां प्रायः मूर्तियां प्रायः हड्डी, पत्थर, हाथी दांत और मिट्टी से बनाई जाती थी। पूर्व पाषाण कालीन में नरसिंह की मूर्ति 30,000 बीसी का है, हाथी दांत से बनाई गई थी। पूछा जाता है नरसिंह की जो मूर्ति बनाई गई है किससे बनाई गई है? हाथी दांत से बनाई गई है। वीनस ऑफ विलेंड्रा वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्प्टर। ये कह लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला वीनस ऑफ विलेंड्रा ही नारी आकृति पाई गई है मूर्तियों में। इसका टाइम है 22,000 से लेके 21,000 बीसी तक का। ऑस्ट्रिया से चूना पत्थर में बनाई गई है, लाइम स्टोन में। नेक्स्ट है वीनस ऑफ बेरखतराम बहुत फेमस रही थी। इवन देखिए जितने भी स्कल्प्टर थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, पेंटिंग्स भी, जितने भी केव्स थे। अब मैं ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। इवन आप चाहें तो इसका नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इवन अगर आपने अच्छे से रेडी नहीं किया, एक बार और वीडियो को देखिए, नोट डाउन कीजिए सर्टेन क्वेश्चंस जिनमें कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाली हूँ मैं मेसोपोटामिया आर्ट के बारे में। मेसोपोटामिया
ठीक है। मेसोपोटामिया के बाद थर्ड क्लास आप लोगों की होने वाली है इजिप्शियन आर्ट, इजिप्ट। मैं कोशिश करूंगी कि मेसोपोटामिया वन डे में ही कंप्लीट कर दूं। अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है। वन चांस अगर कंप्लीट नहीं होता है तो 2 डेज में इसे कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना होगा। वेस्टर्न आर्ट लाइक जेआरएफ एग्जाम से पहले कंप्लीट कराना है, तो वीडियो अगर बड़ी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आप कंप्लीटली धीरे धीरे से देख लीजिएगा। सो फाइनली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। इवन अगर आप जितने भी आज क्वेश्चंस ब्रीफली एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं वेस्टर्न आर्ट में प्री हिस्टोरिक एज, इसको सॉल्व करना चाहते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस, तो वर्ल्ड आर्ट करके एक मेरी प्लेलिस्ट है। वर्ल्ड आर्ट में विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला थंबनेल में लिखा हुआ है, आप ओपन कीजिए और सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन जितना भी हमने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है इससे रिलेटेड वहाँ पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। So thanks for watching. Best wishes for your exam.